आप सभी साथियों को जय हिंद। आज मैं आप सब लोगों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, छोटा सा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप सब लोग ध्यान से बातों को सुनना। कम समय में काम की बात, करंट अफेयर के 3-4 महत्वपूर्ण आप सब लोगों को अपडेट आपके बीच में मैं दे रहा हूं। आप सब लोगों को ध्यान से सुनना है क्योंकि यहां से सवाल कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा और पेपर में आपको सही करना है। अभी देखो, आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज नंबर 1 में आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अबू धाबी में एक मंदिर बना, उसका उद्घाटन, उसके उद्घाटन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। तो सबने कहा कि पहला हिंदू मंदिर है, पहला हिंदू मंदिर है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कहां का पहला हिंदू मंदिर है ये भी हमें समझने की जरूरत है। तो ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, इसी मंदिर का उद्घाटन आपके अबू धाबी में हुआ है। मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये जो मंदिर है अबू धाबी में, ये अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है। लेकिन अरब देशों में इससे पहले भी हिंदू मंदिर आपके बन चुके हैं और वो भी बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं। लेकिन अरब देश में अबू धाबी में बात करें तो अरब में अबू धाबी में ये पहला हिंदू मंदिर है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये अबू धाबी का पहला मंदिर तो है, लेकिन अगर हम सऊदी अरब के बारे में बात करें तो सऊदी अरब का ये पहला मंदिर नहीं है। तो ये अपडेट आप लोगों को बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि दिक्कत क्या हो रहा है आजकल की करंट अफेयर की चीजों को जिस तरीके से दिखाया जाता है, जिस तरीके से सुनाया जाता है, उसको आधा अधूरा सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में सवाल पूछ देते हैं। आपके मन में पहले ही रहता है कि सऊदी अरब का ये पहला हिंदू मंदिर है, सवाल आता है, आप तो सही करते हैं लेकिन वो गलत होता है। तो सऊदी अरब में इससे पहले भी हिंदू मंदिर थे, लेकिन सऊदी अरब यानी जो अरब देश है इसके बारे में सऊदी अरब का ये पहला मंदिर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले अबू धाबी का ये पहला हिंदू मंदिर है। बात समझ में आ गया? तो एक बात, अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है, लेकिन सऊदी अरब में इससे पहले भी कई सारे मंदिर है जो एक दो या नहीं बल्कि 100 साल पहले ही आपके बन चुके हैं। लेकिन सवाल अगर पूछे कि अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर, तो आप बता देंगे बिल्कुल हिंदू मंदिर अबू धाबी में पहला बना है, जिसको BAPS मंदिर के नाम से आपको जाना जाता है, जो पूरे के पूरे भारत से यहां पे आपके बलुआ पत्थर लेकर के गया गया है, भारत के गंगा और यमुना से पानी लेकर के गया गया है। और वहां जब देखोगे तो भारत की संस्कृति का, उसका वास्तुकला का झलक आपको दिखेगा। तो यह हमारी संस्कृति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आप सब लोगों ने देखा होगा कि अभी के समय में किसान आपके आंदोलन में, आपने देखा होगा कि किसान अभी आपके बॉर्डर पे हैं। उनमें से सुनने में यह आ रहा है कि बहुत सारे किसानों की डेथ भी हुई है। तो ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जवान और किसान के बदौलत ही है। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। इसीलिए तो किसानों के साथ, जवानों के साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। अब इनकी मांग क्या है? आप सब लोगों को पता है कि जो पिछले केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून लेकर के आए गए थे, उसके खिलाफ में किसानों ने लंबा आपकी हड़ताल किया। उसका परिणाम यह हुआ कि किसानों को तीनों आंदोलन, तीनों आपकी जो कृषि कानून है उसको वापस लेने पड़े। उसके बाद किसान संगठनों के साथ बातचीत हुई, उसमें बात करी गई कि आपकी मांग को हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन किसान लोगों का यह आरोप है सरकार के ऊपर कि हमने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी कि आपने जो मांग हमारी स्वीकार की थी उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, और हमने बोला था कि आप इसके ऊपर बातचीत कीजिए। जब नहीं हुआ तब हमने आंदोलन की, हमने आह्वान किया कि हम लोग आंदोलन करेंगे और अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से हम आपके पास आकर के रखेंगे। मांग क्या थी भाई? तो अगर मांग के बारे में बात करें तो मांग वही थी कि MSP के ऊपर आपको क्या करना है भाई? MSP के ऊपर खरीद की बात थी, पहली बात। दूसरी बात कि जिनको अभी आपने भारत रत्न दिया है, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक को, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन था, कॉस्ट के ऊपर 50% पैसे देने की बात, आपके किसानों के हित के संवर्धन की बात, MSP पर खरीद की बात, उन सारी चीजों को मानने की बात करी गई कि स्वामीनाथन जिनको भारत रत्न आपने दिया है उनकी बातों को मान लेना है। फिर उसके अलावा क्या भाई? इन्होंने बोला कि कृषि जो मजदूर है उनके लिए पेंशन की डिमांड ये लोग कर रहे हैं, किसानों की कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, किसानों के खिलाफ जो पुलिस केस हुआ था उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं, और लखीमपुर खीरी में जिसमें जो गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी, उसमें जो आपके पीड़ित है उनको न्याय देने की मांग ये लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत को WTO से अलग करने की बात कर रहे हैं,
मुक्त व्यापार समझौते से अलग करने की बात कर रहे हैं और उनके ऊपर जो अत्याचार है उसको सुनने की बात ये लोग कर रहे हैं भाई। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये बार बार ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आता है एमएसपी, ये क्या है? तो यहां से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये एक फिक्स प्राइस होता है जिस पर केंद्र और राज्य सरकार उसकी एजेंसियों किसानों से खाद्यान्न को खरीदती है। अब इसका एक फिक्स प्राइस हो गया जिससे सरकार क्या करेगी और सरकार की एजेंसी किसानों से उसके जो आपके गुड्स है, जो उसके फसल है, उस निश्चित आपके प्राइस पे कीमत पे खरीदेंगे। और क्या करेंगे भाई? उस चीज को खरीद करके, उस फसल को खरीद करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश की गरीब जनता को आपके एक उचित दर पे उनको क्या करेगी भाई? उनको प्रोवाइड कराएगी। यही काम होता है। और उसके अलावा जो बचेगा उसको भारत सरकार की एजेंसियों की बड़ी बड़ी गोदामें हैं, उसमें उसको स्टोर करके रखा जाएगा, बफर बना करके रखा जाएगा कि जरूरत जब होगी तो उसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात क्या है? तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अब जैसे मान लो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा क्या है कि सरकार ने ये तय कर दिया कि चाहे मार्केट में कोई भी प्राइस हो आपकी फसल का, जैसे हमने 20 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया और मार्केट में आपका फसल 10 रुपया में बिक रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, हम आपसे 20 रुपया में खरीदेंगे। अगर आपको मार्केट में 30 रुपया में मिल रहा है तो मार्केट में 30 रुपया में बेच दीजिए। इससे किसानों की हितों का क्या होगा भाई? संवर्धन होगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये आपके केंद्र सरकार और उसकी एजेंसी और राज्य सरकार और उसकी एजेंसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य जो वेलफेयर आपकी योजना होती है उसके तहत ये खाद्यान्न को क्या करती है भाई? उपलब्ध कराती है, मुहैया कराती है। और इसके अलावा खाद्यान्न को बफर स्टॉक के रूप में रिजर्व करके रखा जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये क्या एमएसपी सारे फसलों के ऊपर है? यही एक समस्या की बात है। तो एमएसपी कौन कौन से फसल के लिए आपके हैं? तो देखो, केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CACP, इसके रिकमेंडेशंस के आधार पर हर साल 2 प्रकार के फसल, खरीफ और रबी, इन दोनों सीजन से पहले 24 फसलों के लिए, मात्र 24 फसल। अब बात यह है कि केवल 24 फसलों की तो खेती करी नहीं जाती है, तो केवल 24 फसल के लिए एमएसपी को अधिसूचित करती है कि भाई इन 24 फसलों को हम सब लोग क्या करेंगे भाई? खरीदेंगे। जिसमें से 14 खरीफ फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें आपके धान है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, और 10 आपके रबी फसल को, जिसमें गेहूं है, जौ है, चना है। तो सवाल यह पूछा जा सकता है कि CACP कितने आपके फसलों के ऊपर एमएसपी देने का सिफारिश करती है या अनुशंसा करती है? 24। कितने खरीफ फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है? 14। कितने रबी फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है? 10। सवाल ये पूछा जा सकता है कौन सा खरीफ फसल है, कौन सा रबी फसल है। बात समझ के? तो इसमें गन्ना आपके शामिल नहीं है, इसमें वो सारी चीजें शामिल नहीं है। तो इसको लेकर के सरकार आपकी सरकार की मांगों को समझ के, एमएसपी को समझ के, स्वामीनाथन कमीशन को समझ के। अब तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या कर दिया गया है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक आपके करार दे दिया गया। अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में 4 साल तक ये मामला आपके पेंडिंग में रहा। 2023 में इस पर संवैधानिक बेंच की सुनवाई की गई, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, जस्टिस संजीव खन्ना थे, जस्टिस BR गवई थे, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा थे। यानी कितने लोग थे भाई? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। तो 5 से ज्यादा जजों की जो बेंचेज होती है उसको संवैधानिक पीठ कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है? अब इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक आपको करार दिया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तो सरकार ने बोला कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें हम चुनावी चंदा लेंगे, इस बॉन्ड के माध्यम से काले धन के ऊपर रोक लगेगी और नकदी व्यवस्था में कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट सुना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या थी कि भाई कोई भी आम आदमी उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। या तो ईडी जो केंद्र सरकार की एजेंसी है उसको पता होगा कि किन किन लोगों ने कितना कितना पैसा दिया, या तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको पता होगा। तो दूसरे वाले पक्ष जो ये कहते थे कि ये ठीक नहीं है, उनका ये मानना था कि केवल 2 ही लोग जो केंद्र सरकार के अधीन है वही क्यों जान सकते हैं, और लोगों को जानने का क्यों अधिकार नहीं है भाई कि कहां से आपको पैसा मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना कि किसी को पता नहीं चलेगा, सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है।
आपके पेपर में यही सवाल पूछेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सरकार उसकी जानकारी न देना चाहती थी, उससे किस चीज का उल्लंघन होता था? तो सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता था और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन होता था। ठीक है, तो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद, जैसे मान लीजिए कि आप है और आपको ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी है और ये कोई पीपल है, ये कोई लोग है, ये बहुत धनी है और इसने 50 करोड़ रुपया इस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया। इसका मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले इसको प्रीफर करेगी, इसको प्रीफर करेगी। इसका मतलब कि आम जनता, हमारे और आपके जैसे लोग जो इतनी मात्रा में पैसा नहीं दे सकते, उनकी तो सुनवाई नहीं होगी, सरकार उनके लिए सोचेगी नहीं, क्योंकि आपको जिन्होंने हेल्प किया है उनका हेल्प करना आपका दायित्व बन जाएगा। तो इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल पार्टी को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है और इसके चलते देश में आर्थिक असमानता की जो खाई है वो बढ़ती जाएगी। चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि सरकार का यह मानना था कि हम इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से काले धन पर अंकुश लगाएगी। तो उन्होंने ये बोला कि काले धन पे अंकुश लगाने का केवल एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे विकल्प हो सकता है। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में कौन लेकर के गया था? तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर। तो एडीआर ये केस लेकर के गई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। उसी के ऊपर सुनवाई हुआ और सुनवाई के बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दी थी। अब बात को समझिए, इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है? तो ये एक तरीके का प्रोमिसरी नोट होता है और इस प्रोमिसरी नोट को बैंक नोट भी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल को चुनावी चंदे के तौर पे 2000 से ज्यादा रुपया देना चाहता है तो वो आप इस बॉन्ड के जरिए पैसा दे सकता था, इस बॉन्ड के जरिए पैसा दे सकता था। तो 2017 में भारत सरकार ने इसको शुरू किया था और बोले कि हम काले धन के ऊपर रोक लगा सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, बहुत वाजिब सा क्वेश्चन है कि सर ये पॉलिटिकल पार्टी को कौन से लोग चंदा दे सकते हैं? तो राजनीतिक दल को कोई भी किसी भी व्यक्ति से चंदा राजनीतिक दल ले सकती है, किसी भी कारपोरेट से चंदा ले सकती है, लेकिन किससे नहीं ले सकती है? तो कोई भी सरकारी कंपनी से नहीं ले सकती है, किसी भी विदेशी कंपनी से नहीं ले सकती है, भारत में मौजूद ऐसी कंपनी से चंदा नहीं ले सकती जिनका संचालन विदेशी कंपनी आपकी कर रही है। तो किससे चंदा ले सकती है और किससे चंदा आपके नहीं ले सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है आदेश, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉन्ड को, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि वर्तमान की रूलिंग पार्टी को एक बड़ा झटका, क्योंकि वर्तमान की रूलिंग पार्टी के जितने भी आपके पैसे उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड से प्राप्त हुआ था। अब वो सूचना सार्वजनिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन कमीशन को यह जानकारी देगा, इलेक्शन कमीशन को जानकारी देगा और इलेक्शन कमीशन 31 मार्च तक अपने वेबसाइट पे कौन से पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किसके द्वारा कितना रुपया मिला है वो पूरे के पूरे अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी और पूरे देश की जनता को यह जानने का अधिकार है। इसके बारे में तो चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंचेज ने यह फैसला सुनाया और इस तरीके से यह चीज हुआ। अब एडीआर जो आपका केस लेकर के गई थी, याचिका डाली थी, उसके रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 2555 करोड़ रुपया इस बॉन्ड के माध्यम से मिला था, 2555। कांग्रेस को मात्र 317 करोड़, कांग्रेस से 8 गुना ज्यादा पैसा बीजेपी को मिला था, तो थोड़ा सा बैकफुट पे है। तो उसके बाद ये चीज मैंने आपको बताई और सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, अब इसके माध्यम से कोई भी लेन देन नहीं होगा। 31 मार्च तक चुनाव आयोग का काम है, एसबीआई चुनाव आयोग को अपना रिपोर्ट देगा, चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पे उन सारी जानकारी को उपलब्ध कराएगा कहां से कितना कैसा पैसा मिला है भाई। तो मैंने आज की क्लास में आपको अबू धाबी के मंदिर के बारे में, आपके एमएसपी के बारे में, आपके किसान आंदोलन और साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड जो आपके पेपर के लिए सबसे हॉट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप लोगों का एक काम है कि आप लोगों को ये बताना है और साथ ही साथ आप लोगों को ये बताना है कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एमएसपी का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है कि एमएसपी का पूरा रूप क्या होता है, कमेंट करके HW में आप सब लोगों को बताना है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और, कितने फसलों पर एमएसपी दिया जाता है, कितने फसलों पर एमएसपी दिया जाता है ये पूछना है, ये बताना है आप लोगों को
एमएसपी दिया जाता है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। टॉपिक क्लियर हो गया तो बता दीजिएगा। सारे लोगों का कमेंट जरूरी है। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सेशन को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।